आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अभी जो सितंबर माह में असाइनमेंट मिला है उसके बारे में कि किस तरह से आपको इसके प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहला इसमें प्रश्न है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो इसमें प्रतिदिन के कचरे का उपयोग क्या होता है, तो दैनिक जीवन में घर में हम जो कचरा निकालते हैं, रोज़ क्या है हमारे घर से घरेलू कचरा निकलता है ना, इसी को हम कहते हैं प्रतिदिन का कचरा, जिसमें लोहे के डिब्बे, कागज़ है, प्लास्टिक है, शीशे के टुकड़े है, बचा हुआ खाना है, सब्जी का छिलका है, ये सब कहलाता है प्रतिदिन का कचरा। इसके साथ ही साथ जो पशुपालन किए हैं तो उससे पशुपालन में जो पशुओं के द्वारा मल त्याग किया जाता है, मुर्गी पालन में मुर्गियों के द्वारा जो मल त्याग किया जाता है, ये सब प्रतिदिन के निकलने वाले कचरे हैं। इनका दोबारा उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे पहला तो लोहे के डिब्बे है, कागज़ है, प्लास्टिक है, इनका उपयोग हम क्या करते हैं, रिसाइकलिंग करके कर सकते हैं, पुनर्चक्रण। यानी इसको हम अलग रख के पुनः इसको गला करके फिर लोहे का सामान, प्लास्टिक का सामान बना सकते हैं। दूसरा है बचा हुआ खाना और सब्जी के छिलके। तो बचा हुआ खाना और सब्जी के छिलके आजकल खाद के रूप में उपयोग हो रहा है। खाद खास करके वर्मी कल्चर खाद यानी केंचुओं के द्वारा निर्मित खाद। इसमें क्या किया जाता है कि नीचे तो मिट्टी रहती है, इसके ऊपर केंचुआ को डाल दिया जाता है, फिर उस या लकड़ी के बॉक्स में या मिट्टी में केंचुआ को डाल दिया जाता है, फिर उसके ऊपर में सब्जी या खाना जो बचा रहता है, उसको सब्जी का छिलका है, खाना है बचा हुआ, उसको डाल दिया जाता है। अब धीरे धीरे ये क्या होता है कि केंचुआ जो है इस सब्जी के छिलके और बचा हुआ खाना को खाद के रूप में परिवर्तित करती है। इसी को कहते हैं वर्मी कल्चर खाद। आजकल ये बहुत प्रचलन में है और ये खाद बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप लोग को देखना होगा तो आप अपने आसपास कई इस तरह से खाद बनाने का जगह को देख सकते हैं। कोटमी में भी है, यदि आप लोग चाहेंगे तो बिल्कुल मैं दिखा दूंगी। तो ये कई मतलब गौटिया परिवार है, उनके यहाँ इस तरह से खाद, या कोई किसान है उनके यहाँ इस तरह से खाद बनाया जा रहा है। हो सकता है आपके गांव में भी कई लोग इस प्रकार का खाद बनाते होंगे। आप पता लगाइए कौन ये खाद बनाता है और बिल्कुल उसको देखकर जा कर के समझने का प्रयास कीजिए। फिर उसी क्रम में गोबर है, तो गोबर को इकट्ठा करके, ये तो सदियों से प्राचीन से चली आ रही हमारी महत्वपूर्ण खाद है। इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, रासायनिक खाद से ज़्यादा बेहतर है और ये मनुष्य के स्वास्थ्य के साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। तो ये दूसरा उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, क्या विद्युत उत्पादन के लिए हमें कोयले पर निर्भर रहना चाहिए, इसके क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। तो विद्युत उत्पादन के लिए कोयला तो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन जैसा कि हम लोग को पता है कि कोयला एक अनवीकरण संसाधन है। एक बार हम कोयले का उपयोग कर लेंगे तो दोबारा ये हमको प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए क्या है, कोयले को हमको बचा करके रखना चाहिए। इससे भी हम पहले वीडियो में पढ़े हैं, टिकाऊ खुशहाली। तो कोयले को हमको बचा करके रखना चाहिए भविष्य के लिए, क्योंकि यदि हम कोयले का इसी तरह से प्रयोग करते रहें अंधाधुंध तो आने वाले 200 साल में हमको कोयले की प्राप्ति नहीं होगी। तो इसीलिए क्या है, अभी से हमको नए विकल्प की तलाश करना जरूरी हो गया है। इसमें कोयला के विकल्प में कुछ ऊर्जा संसाधनों पर हमको जोर देना चाहिए। जैसे सबसे पहला पन बिजली, ये नदी किनारे स्थापित की जाती है। इन्हें कुल मिलाकर जहाँ पर पानी होता है, अथाह पानी होता है, वहाँ पर ये बिजली स्थापित की जाती है। इसमें पानी को बांध में क्या है इकट्ठा किया जाता है और इस पानी को नल के द्वारा ऊंचे स्थानों से गिराकर जल टरबाइन बनाए जाते हैं और इस टरबाइन के द्वारा विद्युत तैयार किया जाता है। ये जो जल टरबाइन ये विद्युत की प्रधान चालक होते हैं। ये केंद्र जो पन बिजली घर बनाया जाता है, ये उपयुक्त स्थानों को देखकर बनाया जाता है, क्योंकि इसमें लागत अधिक आता है। यदि आपको पन बिजली का उदाहरण देखना है तो कभी भी आप कोरबा क्षेत्र के देवपहरी चले जाइए। वहाँ पर
नदी में ये पनबिजली स्थापित है। देवबहरी में जो है बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट भी है, वहाँ पर ये पनबिजली स्थापित है। और इस बिजली का उपयोग देवबहरी के लोग और आसपास के इलाके लोग जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ बिजली नहीं पहुँचा है, तो ये लोग इसी पनबिजली का उपयोग करके चल रहे हैं। ये दूसरा साधन हो गया, पहला हो गया। फिर दूसरा है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा क्या है, सबको पता है, सूर्य की किरणों से संचालित होती है ना। इसके उदाहरण जो है अपने गांव में ही आप देख सकते हैं। हमारे स्कूल के बगल में हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर ये लगा हुआ है। लड़के लोग जो हॉस्टल में रहते हैं वो लोग अपने हॉस्टल में भी देख सकते हो सौर ऊर्जा का उदाहरण। फिर उसके बाद आज हर गांव में जो किसान हैं, जो कृषि कार्य करते हैं, इनके खेत में भी सौर ऊर्जा लगा हुआ है, जिसमें पंप चलाने के लिए छोटा छोटा ये सौर ऊर्जा लगा हुआ है। तो इसको भी अपना करके हम कोयले का बचत कर सकते हैं विद्युत उत्पादन के लिए। मतलब हम कोयले पर आश्रित ना रह करके इन पर निर्भर रह सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। फिर पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा ये हवा से मिलने वाला ऊर्जा है, हवा से बिजली उत्पादित की जाती है और ये प्रायः समुद्र के किनारे या रेगिस्तान जगहों पर लगाया जाता है। यानी जहाँ पर हवा ज़्यादा चलती है उन स्थानों पर ही ये ऊर्जा लगाई जाती है, पवन ऊर्जा। इसमें पवन चक्की के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ज़्यादा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से पंखे लगा करके विद्युत का हवा के माध्यम से विद्युत का उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त और कई साधन हो सकते हैं, जिसमें है परमाणु बिजली, परमाणु के माध्यम से घर की स्थापना कर खास करके अमेरिका, ब्रिटेन और रूस इस दिशा में बहुत ज़्यादा कार्य कर रहे हैं। हालांकि अभी ये इसमें ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि इसमें लागत बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी इस दिशा में कार्य संपादित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूतापी ऊर्जा, भूतापी मतलब जो ज्वालामुखी है, इससे ऊर्जा। फिर बायोगैस, बायोगैस जो घर घर में बायोगैस का उदाहरण जानते होंगे, गोबर गैस बोलते हैं जिसको, है जिसमें गाय के गोबर से घर में जो हम गैस जलाते हैं, ये गोबर गैस। फिर ज्वारी ऊर्जा, समुद्र के ज्वार से भी ऊर्जा निकालने का खोज किया गया है। इसको भी अपना करके हम कोयले के बचत को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद है नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो नवीकरणीय संसाधन, इसका अर्थ ये होता है कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति में नवीकृत होते रहते हैं, नया बनते रहते हैं, जैसे वायु है, वन है, जल है, ये सब नवीकृत संसाधन हैं। मानव जो है, मानव सब प्रक्रिया में दूसरे से भिन्न होता है क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है। मनुष्य इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके इसको अपने विकास में लगा रहा है। यदि मानव इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करेगा तो ये संसाधन हमारे लिए वरदान साबित होंगे, और यदि इसको हम गलत तरीके से उपयोग करेंगे तो संसाधनों का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाएगा और पलटकर मनुष्य को ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिसमें कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल है, मृदा, वन है, यदि इंसान सही तरीके से ना कर लगातार इसका दोहन करेगा, लापरवाही पूर्वक उपयोग करेगा, इसके भंडारण को प्रभावित करेगा, तो जल की कमी और हमको दिखाई देने लग जाएगी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत में भूजल का जो स्तर गिर रहा है, किस कारण से गिर रहा है। फिर प्राकृतिक जल जो है, यहाँ पर जल का स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। नदियों में जो पानी है ये भी संकट में है, नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो जा रहे हैं। नदियों का प्रदूषण जो है लगातार बड़े बड़े उद्योग धंधे के कारण बढ़ता जा रहा है क्योंकि यहाँ अपशिष्ट पदार्थ जो है बहाए जा रहे हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो वे संसाधन जो पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में है, जैसे कोयला हो गया, लौह अयस्क हो गया, खनिज तत्व हो गया, ये पृथ्वी पर एक निश्चित मात्रा में है। इसका हम उपयोग करेंगे तो एक निश्चित समय आएगा कि ये संसाधन जो है ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसको नवीकृत बनाने में हजारों वर्षों का समय लग जाएगा और ये समय मानव जीवन की अवधि से बहुत ज़्यादा है। उदाहरण हम देख सकते हैं, दिल्ली का जो राजहरा है, यहाँ पर लौह अयस्क का खदान था। लौह अयस्क वहाँ पर ख़त्म हो गया, अब वो खदान वहाँ पर बंद हो गया। इसके कई दुष्परिणाम भी हुए, लोगों का रोजगार छीन गया, खदान खाली पड़ा है,
है, उसकी जो लागत थी वो बहुत आई थी, तो इसमें कुल मिलाकर नुकसान ही मनुष्य को उठाना पड़ रहा है। फिर उसके बाद जैसे कोरबा क्षेत्र में आप देख सकते हो कोयला खदान। कोरबा क्षेत्र में भी कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोयला का उत्खनन कर लिया गया है और अब वहाँ कोयला नहीं मिल रहा है, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है। तो एक स्थान का कोयला ख़त्म हो गया और दूसरे स्थान की खोज में चले गए हैं। तो कब तक ये कोयला हमारी आपूर्ति करेगा? एक शोध के अनुसार 200 वर्षों तक ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये नवीकरणीय संसाधन है, इसका हमको सोच समझकर उपयोग करना पड़ेगा। फिर उद्योग की स्थापना के लिए अगला प्रश्न है, कौन कौन से सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है? उद्योग की स्थापना के लिए कौन कौन सी सार्वजनिक हित को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है? तो उद्योग धंधे किसी भी देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इस विकास के चलते समाज में विरोधाभास उत्पन्न हो जाता है। इसको हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसमें उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है। सार्वजनिक हित मतलब सभी लोगों के हित को ध्यान में रखा जाना बेहद जरूरी है। उद्योगपति को तो लाभ होता ही है, वो अपना लाभ ले, लेकिन इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में रहने वाले जो श्रमिक हैं, उनके कारखाने में काम करने वाले लोग हैं और क्षेत्र में रहने वाले सभी लोग हैं, सबका ख्याल उसको रखना चाहिए। ये कहलाएगा सार्वजनिक हित। तो ये कौन कौन से प्रकार से हैं? तो सबसे पहला तो ये है कि उद्योगों के निर्माण का स्थान बंजर भूमि होना चाहिए। बंजर भूमि में यदि उद्योग लगेगा तो किसी भी जो कृषि योग्य भूमि है उसका अधिग्रहण उद्योगपति के द्वारा या सरकार के द्वारा नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा है, उद्योग धंधे लगाते समय कृषि योग्य भूमि को बिल्कुल उपयोग में नहीं लाना चाहिए। इसके स्थान पर बंजर भूमि को ही उपयोग में लाना चाहिए, क्योंकि यदि कृषि भूमि को लाया जाएगा तो इससे क्या होगा? कृषि कार्य प्रभावित होगा, किसानों का आजीविका छीन जाएगा, फिर उत्पादन इसमें कृषि उत्पादन कम हो जाएगा, इससे महंगाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा में भी गिरावट आएगी। कृषि उत्पादन जो हम दूसरे देश को निर्यात करते हैं उसको हम निर्यात भी नहीं कर पाएंगे, तो सीधा सीधा असर हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। फिर अगला है, कारखानों के लिए खनिजों की आवश्यकता होती है। तो खनिज उत्खनन के बाद उद्योगपति क्या करते हैं? खदानों को ऐसे खुला छोड़ देते हैं। तो उसको खुला नहीं छोड़ करके उसको भर देना चाहिए, ताकि जो खुला खदान है उससे जो नुकसान जो आम पब्लिक है, आम जनता है, उसको उठानी पड़ती है, उसको ना उठाना पड़े और पर्यावरण को भी कोई खतरा ना हो। फिर स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, चूँकि उनके आसपास उद्योग धंधे लगे हैं, पर्यावरण प्रदूषण का सामना उन्हीं को करना पड़ेगा। तो ऐसे स्थिति में फिर उनकी ज़मीन भी चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में उनको ही विशेष महत्व देना चाहिए, रोजगार के लिए प्राथमिकता विशेष देनी चाहिए। फिर उद्योग धंधे लगाने में भूमि में जितने पेड़ पौधे काटे जाते हैं उतने पेड़ पौधे उद्योग धंधों के जो मालिक हैं उनको लगवाने चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, वातावरण शुद्ध रहेगा और सभी लोगों को इससे लाभ होगा। फिर उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ है इसको नदी में नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि यदि नदी में बहाया जाता है और वहाँ के लोग उस नदी के पानी का उपयोग करते हैं तो दूषित पानी पीने से उनको तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तरह तरह की बीमारी भी उनको हो सकती है। तो सार्वजनिक हित में ध्यान में रखते हुए नदी के पानी को नहीं बहाना चाहिए, नदी के पानी में अवशिष्ट पदार्थ को नहीं बहाना चाहिए। फिर उसके बाद यदि आम जनता से कृषि भूमि अधिग्रहण किया गया है तो जो 2013 में नियम बना था उसका कड़ाई से पालन हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्योग के जो मालिक हैं उसके अपने कर्मचारियों के हित के लिए काम करना चाहिए, जिसमें कर्मचारियों के लिए क्वार्टर होना चाहिए, रहने के लिए घर हो, फिर अस्पताल हो, बच्चों के लिए स्कूल हो, पेयजल की व्यवस्था हो, और ये सब उपाय करके एक उद्योग जो है सार्वजनिक हित को लोगों को उपलब्ध करवा सकता है।
फिर अगला अंतिम प्रश्न है, यदि आपके स्कूल के विकास के संकेतक बनाने हो तो कौन कौन सा बनाएंगे। तो स्कूल के विकास के लिए निम्न संकेतक हो सकते हैं। सबसे पहला है भवन की उपलब्धता। कोई भी स्कूल के विकास में भवन का अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि भवन अच्छा होगा, कमरे ज़्यादा होंगे तो हर कमरे में बैठकर विद्यार्थी अध्ययन कर सकता है। फिर दूसरा है स्कूल प्रबंधन सही हो। यदि भवन हो गया है और स्कूल प्रबंधन सही नहीं हो, स्कूल में आने जाने का समय सही नहीं हो, नियम कानून सही नहीं हो, स्कूल में आर्थिक तत्व नहीं हो, आर्थिक लाभ जैसे किसी भी के विकास में अर्थ का होना भी जरूरी है। तो ये शाला का प्रबंधन क्या करता है, अपने कुशल प्रबंधन से कई स्रोतों से धन प्राप्त कर लेता है। जैसे आसपास के विधायकों से, जनप्रतिनिधियों से अपने स्कूल को बनवाने के लिए वो बात कर सकता है। फिर जो अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जाती है उसका उपयोग वो स्कूल को अच्छे से बनाने में कर सकता है। स्कूल प्रबंधन का सही होना जरूरी है, क्योंकि स्कूल प्रबंधन ही पूरे स्कूल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके लिए शाला विकास समिति का भी गठन होना चाहिए, जिसमें आसपास के रहने वाले जो नागरिक हैं इनको इस समिति में शामिल करना चाहिए, ताकि उनको भी पता चले कि स्कूल में क्या काम हो रहा है। फिर पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था। स्कूल के विकास के लिए पर्याप्त शिक्षक का भी होना जरूरी है। जिस स्कूल में पर्याप्त शिक्षक है उस स्कूल में पढ़ाई अच्छा होगा और उस स्कूल के बच्चे जो है अच्छे नंबरों से पास होंगे। फिर स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि भी होना चाहिए। दैनिक जीवन में पढ़ाई तो जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ एनसीसी है, एनएसएस है, क्रीड़ा है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है आदि गतिविधियों का संचालित करके हम विद्यार्थियों के हर प्रकार का विकास कर सकते हैं। जैसे अपने स्कूल में ही एक दो बच्ची हैं, एक लड़का एक लड़की, ये लोग राज्य स्तर तक खेल में अपनी पहुंच बना करके एक छोटे से गांव का नाम रोशन किए हैं। तो ये अपने कोटमी स्कूल का विकास यहाँ पर हुआ है। एनसीसी कैडेट के रूप में हमारे यहाँ संचालित है, इसको आप सबको याद है, स्वयं एनसीसी कैडेट हो। फिर उसके बाद सार्वजनिक सुविधाएं। स्कूल में शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, जिसके लिए रेड क्रॉस की स्थापना है। यदि कोई बच्चा यदि तुरंत मान लो उसको चिकित्सा की ज़रूरत है तो प्राथमिक उपचार जो है स्कूल में ही किया जा सके। फिर बिजली है, पानी है, शौचालय है, बच्चों के लिए साइकिल स्टैंड है, टीचर के लिए गाड़ी स्टैंड है। फिर सार्वजनिक मंच, जहाँ पर बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दे करके अन्य क्षेत्रों में कंपटीशन के लिए आगे आ सके। अन्य मतलब स्कूलों से जब हमारा कंपटीशन चलता है तो ये आगे आ सके। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आज नैतिक शिक्षा पर बल नहीं दिया जा रहा है, तो स्कूल के विकास में नैतिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान है। आज नैतिक शिक्षा के अभाव में हम देख रहे हैं कि बच्चे गलत संगतियों में पड़ते जा रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हर छोटा से छोटा बच्चा नशे का आदी हो गया है। तो यदि हम नैतिक शिक्षा के द्वारा उनको सुधारने का प्रयास करें तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ तो उपलब्धि हमको प्राप्त हो जाएगी और बच्चे के साथ साथ हमारे स्कूल का भी नाम होगा कि हमारे स्कूल के बच्चे ऐसे आदर्शवादी बच्चे हैं। फिर अंतिम है छात्र हित में छात्र संघ का भी गठन होना चाहिए। छात्र संघ और पालक संघ, जिसमें छात्र संघ में स्कूल में एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा और अन्य उसकी सहायता करेंगे क्लास कैप्टन लोग। और पालक संघ, जहाँ स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं इनके पालकों की भी विशेष भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि पालकों से हमारी स्कूल की कुछ कमजोरियों का पता चलेगा। छात्र संघ यदि छात्रों को कुछ परेशानी है तो अपनी बात टीचर को यदि वो बताना नहीं चाहें तो छात्र संघ अध्यक्ष को बता सकते हैं और उनकी बात शाला तक पहुंच जाएगी और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। तो इन उपायों को अपना करके हम स्कूल का विकास कर सकते हैं